वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। TV9 भारतवर्ष की ये हाईटेक बस आज हाई वोल्टेज शो के लिए पहुंची है उस जगह जो शिक्षा और मोक्ष की नगरी कहलाती है, जो बिहार के सीएम नीतीश कुमार का गृह जिला है और यहां पर उनकी जाति के वोट सबसे ज्यादा बताए जाते हैं। देखिए, बिहार की राजनीति के दो धुरी अगर कहें पिछले 2.5 दशक से कोई है तो एक तरफ नीतीश कुमार है और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव है। आज हम बात करेंगे कि इस चुनाव में आखिर नीतीश फैक्टर कितना अहम है। कहते हैं नीतीश इस समय जिसके साथ हो जीत उसी की होगी, लेकिन नीतीश कब किसके साथ होंगे यही सबसे बड़ा सवाल अब हो गया है। तो आज इस पर भी हम बात करेंगे, नीतीश फैक्टर पर बात करेंगे। हमारे साथ तमाम पार्टियों के प्रवक्ता हैं, नालंदा की जनता है। एक बार जोरदार तालियां नालंदा वालों के लिए, इतनी तेज कि पटना तक आवाज आए भैया। देखिए, नालंदा की जनता यहाँ पूरे जोश के साथ हमारे साथ है, लेकिन हम इनसे बात करें उससे पहले क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हम बड़े चेहरों से बात करें, बिहार की नब्ज टटोले। बिहार में पटना साहिब सीट से बीजेपी के प्रत्याशी, सीनियर लीडर बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद बिहार की पॉलिटिक्स पर, देश की पॉलिटिक्स पर, 400 सीटों पर, राहुल गांधी पर, प्रियंका गांधी पर, तेजस्वी यादव पर क्या कह रहे हैं, पहले आप ये सुनिए। और देखिए, आज TV9 भारतवर्ष की इस हाईटेक बस पर हमारे साथ एक और खास मेहमान है। हमारे साथ रविशंकर प्रसाद जी हैं, पटना साहिब से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। बीजेपी के लिए अक्सर टीवी पर आप इनको बात रखते हुए देखते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष की इस हाईटेक बस पर। धन्यवाद धन्यवाद। कैसा चल रहा है सर चुनाव? मेहनत कर रहे हैं, जीतेंगे। नरेंद्र मोदी को लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं तीसरी बार। देश के लिए, भारत के विकास के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, ईमानदार शासन के लिए, और मैं उनका सिपाही हूँ पटना साहिब में। मुझे आशीर्वाद मिलेगा, ऐतिहासिक जीत होगी। लेकिन आप जहां पर एक बड़ा फेस है, वही सामने कांग्रेस पार्टी ने एक नया फेस दिया है, अंशुल अभिजीत। हालांकि उनकी राजनीतिक लेगेसी है फैमिली की, लेकिन वो आपके सामने जूनियर हैं, तो उनको चुनौती मानते हैं आप? देखिए, मेरे बारे में आप एक बात जान लीजिए। मैं जब 2019 में मैंने शत्रुघ्न सिन्हा को हराया था, तभी मैंने उनका नाम नहीं लिया था। मैंने सिर्फ यही कहा था कि पटना साहब की आवाज़ अब खामोश नहीं रहेगी, और लगभग मैंने उनको 2,90,000 वोट से हराया था। आज भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का मैं नाम नहीं लूँगा, स्वागत है उनका। मैं अपने नेता, पार्टी की नीति, NDA की नीयत और मेरी अपनी साख पर चुनाव लड़ रहा हूँ कार्यकर्ता के रूप में। पिछली बार बिहार में 39 सीटें मिली थी NDA को, इस बार लोग कह रहे उतनी नहीं आएगी। 40 जीतेंगे, देखिएगा। देखिए, आपको हम एक बार बताएं, इसका एक कारण जान लीजिए। इसमें कोई अहंकार नहीं है, बहुत विनम्रता है। 14 में आप लोग कहते थे कि सरकार बनेगी, सरकार बन गई। 19 में सवाल था आप लोग का, क्या जीतेंगे दोबारा, और बड़ी जीत हो गई। इस बार और बड़ी जीत होगी। देखिए, एक बात आप लोग समझिए, नरेंद्र मोदी ने जो गरीबों के लिए काम किया है, जो कोरोना में काम किया, जो टीके लगे, जो प्रधानमंत्री आवास योजना लगी है, और ये सब बिना किसी विभेद के हुआ है, तो जनता उसको देखती है ना। बाकी जो देश का विकास हुआ है, बाकी विकास हुआ, तो देखती ही देखती है। स्थायी सरकार से क्या होता है जनता को महसूस हुआ है, और जो खिलाफ में है उनकी नीति क्या, ये भी देख रहे हैं। तो जनता बहुत समझदार है, उनको समझदार करने में आप लोग की भूमिका है। वो काफ़ी इन्फॉर्म्ड है, और वो समझती है कि देश के लिए कौन ठीक है, प्रदेश के लिए कौन ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी के लिए कौन ठीक है। लेकिन अभी प्रधानमंत्री आए, आपके लिए रोड शो किया उन्होंने, आप भी उनके बगल में खड़े थे। तेजस्वी, और काफ़ी भीड़ थी उसमें, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये लोग रोड शो करते हैं, हम जॉब शो करते हैं, और हमने जॉब देकर दिखाया 17 महीने में। हाँ, हमने सुना है, जमीन दो, रेलवे की नौकरी लो, ये भी एक तो है ना। केस चल रहा है उनके खिलाफ ना। अपने समाज के लोगों से भी जमीन लिया उन्होंने, एक तो ये भी मॉडल है। देखिए, जब आपने कहा है तो आज इसको हम क्लैरिफाई कर देते हैं। मुख्यमंत्री करते हैं कि वो करेंगे, ये झूठी बात। आज थोड़ा हम आपके चैनल पर बताना भी चाहते हैं, नरेंद्र मोदी सरकार में लगभग 7 करोड़ लोग एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में रजिस्टर हुए हैं ना। तो वही होता है ना, जिनको जॉब मिलती है,
लगभग 9-10 लाख लोगों को डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉब मिली है, इतनी सड़कें बनी हैं, गांव में बिजली पहुंची है, डिजिटल इकॉनमी बढ़ी है, आईटी में एक्सपेंशन हुआ है, तो नौकरी मिलती है कि नहीं मिलती है? मैं आईटी मंत्री था, 2 फैक्ट्री थे मोबाइल की, आज 270 फैक्ट्री है, लगभग 8-10 लाख लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट काम करते हैं। गिग इकॉनमी, ई कॉमर्स इकॉनमी, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग दुनिया में सेकंड, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग दुनिया में सेकंड, दूध उत्पादन में दुनिया में 1। देख लीजिए, अभी देखिए इस पर चल रहे हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें बनी हैं। तो मेरा खाली कहना यह है कि बोलने वाले बोल दीजिए, उनको दावा करने दीजिए, उनका मॉडल क्या है सब लोग जानते हैं। तो फिर आप लोगों ने मटन और मछली को भी मुद्दा बना दिया। अच्छा ये बताइए क्यों नहीं बनाएंगे? क्यों नहीं बनाएंगे? नवरात्र में आप मछली खाइए, आप खाल करके ट्वीट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है? ये तो भावनाओं को आप आहत करते हैं ना, ये ठीक नहीं है। आप अपने निजी रूप से जो भी करिए, आपका विषय है, लेकिन कृपा करके इस तरह से लोगों की भावनाएं मत आहत करिए। अच्छा, 400 सीटों को लेकर भी जो आपका नारा है उसको लेकर भी बड़ा बज़ है। विपक्ष पूछ रहा है 400 सीटें, बल्कि आरोप लगा रहा है कि वो संविधान खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। मेरा सवाल यह है कि 400 सीटें क्यों? बहुमत तो 272, 273 पे भी आ जाएगा। अभी भाजपा को और एनडीए को कितनी सीटें हैं? 303 भाजपा की है, बाकी एलाइज हैं। इसको लेकर के लगभग हम लोग 350 पहुंच जाते हैं। राज्यसभा में हमारे कितने एमपी हैं एनडीए के? तो 400 तो अभी हमारे पास एमपी हैं। तो एक बज़ क्रिएट करना क्या हुआ? लेकिन आज लोगों ने 370 का समाप्ति देखी कि नहीं? आज कश्मीर में तिरंगा लहरता है कि नहीं? आज 3 तलाक समाप्त हुआ कि नहीं? आज प्रभुराम का मंदिर बना कि नहीं? मेरा परम सौभाग्य है कि 3 तलाक समाप्त करने में कानून मंत्री के रूप में पीएम के निर्देश पर मुझे काम करने का मौका मिला। मेरा परम सौभाग्य प्रभुराम की सेवा एक वकील के रूप में करने का मुझे सौभाग्य मिला इलाहाबाद हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में तो मैं कानून मंत्री था। आज कितना भव्य मंदिर बना है, तो जनता देखती नहीं है क्या? देखती है। नहीं तो उसी पर हिमंता बिस्वा शर्मा, आप ही के पार्टी के मुख्यमंत्री असम के, उन्होंने कहा 300 सीटें मिली तो राम मंदिर बनवाया, 400 सीटें दोगे तो कृष्ण जन्मभूमि और काशी का मंदिर बनवाएंगे। देखिए ये उन्होंने क्या कहा, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा। मेरा सिर्फ कहना यह है, लोगों की भावनाएं हैं ना, मामला कोर्ट में, इसके आगे कुछ मैं नहीं बोलूंगा। 500 साल बाबरी मस्जिद बैठी रही, ये लोग क्या करते थे? इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया था कि नहीं? मुझे आप जवाब दीजिए। क्या कहा था कपिल सिब्बल ने कोर्ट में? रोक दीजिए सुनवाई को। मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील था, प्रभुराम भींगते थे, त्रिपाल से पानी टपकता था और उसकी चिप्पी लगाने के लिए भी हमें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता था। क्यों क्यों लड़ना पड़ता था? तो ये लोगों ने देखा है ना इस बात को। आज क्या भव्य मंदिर, राम मंदिर बना है, और इन लोग का हाल देखिए कि बुलावे पर गए भी नहीं लोग प्राण प्रतिष्ठा में। क्या बोलेंगे ये लोग? छोड़ दीजिए। तो वो कह रहे हैं कि हम किसी के बुलाने पे नहीं जाएंगे, वो ये भी कह रहे हैं कि अधूरा मंदिर है। लेकिन मैं और कुछ पूछना चाहता हूँ। बुलावे पर नहीं जाएंगे, हाँ, लेकिन गाजीपुर जाएंगे, एक आतंकवादी माफिया के मरने पर जाएंगे, आंसू बहाएंगे। कल्याण सिंह के मरने पर श्रद्धांजलि देने भी नहीं जाएंगे। कहिए, मैं जान के बोल रहा हूं, जवाब दीजिए आप। ये कौन सी राजनीति है साहब? ये कौन सी राजनीति है? ये उठाएंगे हम? तो क्या आप हमसे खरे खरे सवाल पूछ रहे हैं? थोड़े खरे उत्तर भी सुनिए। बहुत बढ़िया। लेकिन सर, प्रधानमंत्री जी ने यह भी बोला कि ये लोग अगर सत्ता में आ जाएंगे तो ये राम मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे। क्या किसी की हिम्मत है जो राम मंदिर पे इस बार बुलडोजर चला दे? एक बात सुनिए, संविधान बिल्कुल नहीं बदलेगा। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है ना, अमित शाह जी ने कहा है ना, पूर्व कानून मंत्री रविशंकर आपसे कह रहा है, संविधान कभी नहीं बदलेगा। SC ST का आरक्षण कभी नहीं हटेगा, OBC का आरक्षण कभी नहीं हटेगा। लेकिन हाँ, अगर आप मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे तो ये संविधान अलाउ नहीं करता है। बाबा साहब अम्बेडकर की बात सुन लीजिए। तो कर्नाटक में क्या कर रहे हैं आपने देखा है। तो मेरा खाली कहना यह है कि आप छोड़ दीजिए उनकी बात को। नहीं, वो राहुल गांधी तो संविधान की प्रति लेकर आते हैं, दिखाते हैं अपनी सभाओं में कि देखो ये संविधान है, अगर इसकी रक्षा करनी है तो इंडिया गठबंधन को वोट दो। राहुल गांधी संविधान समझते हैं। आज TV 9 पर मैं एक चैलेंज करता हूं, फंडामेंटल राइट का एक आर्टिकल राहुल गांधी जी बिना पढ़े बता दें तो मुझे बहुत गौरव होगा। छोड़िए उस बात को। नहीं, वो आपको चैलेंज कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को चैलेंज कर रहे हैं डिबेट के लिए। राहुल गांधी पहले अपनी पार्टी के अंदर डिबेट करें, कोई शिष्टाचार की डिबेट होगी। क्या कहते? मुझसे नरेंद्र मोदी आंख नहीं मिला सकते,
मैं बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा, याद है ना? संसद में बोले थे वो, जवाब देने के लिए मुझे ही कहा गया था पार्टी की ओर से। तो मैं खड़ा हुआ तो मैं चुपचाप रहा। स्पीकर साहब ने कहा रवि जी बोलिए। कहा सर भूकंप अभी तक नहीं आया, मैं भूकंप की प्रतीक्षा कर रहा था। फिर वो चले गए। वो तो अब क्या राहुल देखिए, मैंने सदन के अंदर कहा है मैं राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेता, वो होमवर्क नहीं करते, बड़े खानदान के हैं, छोड़ दीजिए। टीवी 9 को गंभीर माने, देश ने भी उनको गंभीरता से लेना बंद कर दिया। इंडिया गठबंधन के नेता हैं रविशंकर जी, और वो एक चीज उन्होंने और कही, उन्होंने कहा कि मैं जो चाहूं प्रधानमंत्री से बुलवा सकता हूं। मैंने अदानी अंबानी का नाम लिया, प्रधानमंत्री ने 2 दिन बाद लिया। रोज नई नई बात बोलेंगे, वो तो माओवादी बात भी कहते हैं, सब संपत्ति छीन लेंगे, सर्वे कराएंगे। वो तो ये भी बोलते हैं हिंदू धर्म में शक्ति का जो स्वरूप है वो समस्या है। तो राहुल गांधी से क्या कोई बात करे? देखिए श्रीमान, आप उन्हें गंभीर लीजिए, टीवी 9 पर और बहुत गंभीर विषय में बात करने के लिए उस पर किया जाए। आप क्योंकि सरकार में रह चुके हैं, आपको सरकार का अनुभव भी है, संगठन का अनुभव भी है। 6 महीने में जैसे मोदी सरकार तीसरी बार बनेगी, पीओके भारत में शामिल हो जाएगा, ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। ऐसा संभव है? हो जाएगा? आपकी जानकारी के लिए लोकसभा का एक रेजोल्यूशन है, 95 में नरसिम्हा राव थे प्रधानमंत्री, कि यही कश्मीर नहीं पूरा कश्मीर हमारा है। ये सर्वानुमति का प्रस्ताव है। आप तो आप वहीं जाइए तो आप देख रहे हैं कि लोग नारे कर रहे हैं कि हमें मुक्ति करो, यहाँ से पीटे जा रहे हैं, आर्मी अत्याचार कर रही है। अब आगे देखिए क्या होता है। लेकिन ये हमारी नहीं, पीओके तो भारत का, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, वो तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। मैं ये कह रहा हूँ 6 महीने में कैसे आ जाएगा? अब छोड़ दीजिए ना कई बातों को, हर चीज का डिटेल्स आपके साथ मैं टीवी 9 पर शेयर करूंगा क्या? लेकिन हाँ, देश की इच्छा है और शायद आपकी भी इच्छा है और टीवी 9 की भी इच्छा है कि पीओके भारत का अंग है, क्यों नहीं सर? आना चाहिए। क्यों नहीं, बिल्कुल सर। कन्हैया बिहार से ही हैं, बेगूसराय में चुनाव लड़े थे, पिछली बार हार गए। कन्हैया वर्ग में बोलता नहीं, धन्यवाद। उनको पीटा गया अभी। अब कन्हैया वर्ग में नहीं बोलता हूँ, बिहार पे बात कर लेते हैं। बिहार के बारे में अभी क्या योजना है? तीसरी सरकार नरेंद्र मोदी जी की बनती है तो, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि बिहार के विकास की गारंटी अब मैं लेता हूँ। डबल इंजन सरकार। वो 3 बार बिहार आए चुनाव होने से पहले, शुरू होने से पहले। औरंगाबाद जहाँ मंच पर मैं भी था उनके साथ, बेतिया गए, बेगूसराय आए, 90,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया ये नरेंद्र मोदी जी। अब देखिए इस हम लोग जो चल रहे हैं ना, मैं आपको दिखाऊंगा, इस पर आगे अटल पथ है, समझे आप? नीचे में पहले रेलवे लाइन थी अंग्रेजों के समय, दीघा से वहां तक। अब रेलवे नहीं छोड़ रहा था तो साहब लग करके हम लोग लगे, छुड़वाया। अब आप निकलते हैं वहां से, सीधा हाईवे पे आप चले जाते हैं, बिल्कुल दूर तक, पटना सिटी तक, सामने गंगा किनारा है। ये होता है विकास का काम। लालू जी ने विरोध किया था कि हमारा गरीब आदमी चलता है वो ट्रेन पर, और वो ट्रेन क्या थी? 2 महीना में चलती थी 2 बार और 10 पैसेंजर और अधिकांश विदाउट टिकट। ये उनकी सोच है। तो विकास का पैमाना होता है। आज पटना में मेट्रो आ गया ना, ये मेट्रो मैं ही लाया था, मंत्री था, नीतीश कुमार के साथ मिलकर। ये पूरा जेपी पथ, अटल पथ आप देखेंगे सब, ये विकास के पैमाने हैं। पटना में टीसीएस आ गया। ये देखिए गंगा पर एक ही पुल था, वो भी टूट रहा था, उसको बनवाया। गंगा पर आगे आपको जेपी पथ दिखाई पड़ेगा, वो पुल है। 2 पुल और बन रहे हैं। तो पटना में गंगा पर 4 पुल। वो पीछे पुल दिख रहा है हमारे, वो पुल दिख रहा है। ये ट्रेन कम रोड पुल है, उसके आगे 6 लेन बन रहा है। वहां एक पुल बन रहा है, बना हुआ है, उसको ठीक कराया। महात्मा गांधी सेतु, उसके बगल में पुल बन रहा है। अच्छा, ज्यादा समय नहीं लूंगा सर आपका। दिल्ली में आप रहते हैं, दिल्ली की पॉलिटिक्स को समझते हैं। जो स्वाति मालीवाल का इस वक्त मामला चल रहा है, लोग कह रहे हैं स्वाति मालीवाल बीजेपी में ज्वाइन कर लेंगी क्या? देखिए आप लोग इस पूरे विषय को बहुत ही हल्का करके देख रहे हैं। एक सांसद की पिटाई हो मुख्यमंत्री के घर में, मुख्यमंत्री का पीए पीटे, घूंसे मारे, जो आरोप है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है, मैं क्या बोलूं? कौन सी इज्जत है? वो उनकी नेता थी, महिला आयोग की चेयरमैन थी, चेयरपर्सन थी। संजय सिंह ने डिफेंड किया उसको और 2 दिन में बदल गए आप कि वो बीजेपी की एजेंट है। तो क्या महिलाओं का आप यही सम्मान करते हैं? ये ठीक है क्या? बिल्कुल नहीं ठीक है। तो वैसे केजरीवाल से क्या और उम्मीद की जाए? वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।